हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजुपिटर। इन लास्ट लेक्चर हमने कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट वगैरह को कैलकुलेट किया था और नेचुरल फिनोमिना को भी देखा था। कुछ नेचुरल फिनोमिनास को मैंने एक्सप्लेन किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सुनो बच्चों, देखो जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, किधर से किधर, डेंसर टू रेयरर मीडियम। मान लो ये डेंसर है और ये ऊपर रेयरर मीडियम है, ठीक है। आपने ऐसी लाइट रे की इंसिडेंट कराई तो किधर डेविएट हुई? किधर भी नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर हिट करा रहे हैं आप, ऐसा सीधा निकल जाएगी, राइट। अब मान लीजिए आपने ऐसी लाइट इंसिडेंट कराई इस तरीके से, ये नॉर्मल है, तो लाइट किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। भाई जाना इधर चाह रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। मान लो लाइट को आप और थोड़ा सा बेंड कराओ इधर की तरफ, जो इंसिडेंट रे है आपकी उसको थोड़ा सा और इधर की तरफ बेंड कराओ, ठीक, ये नॉर्मल। तो वही जब यहाँ से लाइट जा रही थी तो ऐसे बेंड हुई है, जब ऐसे जाएगी तो और ज़्यादा बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसी हो गई। एक टाइम ऐसा आएगा जब लाइट रे ऐसे आप इंसिडेंट कराएंगे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, तो लाइट सरफेस से जाने लग जाएगी धीरे धीरे। पहले ऐसी गई, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ऐसी ऐसी, अब कैसे होगी? सरफेस से हो गई धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं क्रिटिकल सिचुएशन, कि भाई ना ये लाइट उधर की है ना इधर की है, क्रिटिकल सिचुएशन में है। उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना कुछ यहाँ पर, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसको अपन नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल। और उस समय एंगल यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री है। जब लाइट सरफेस से जाएगी तो रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री हो। देखिए रिफ्रैक्शन एंगल ना, देखो ये नॉर्मल है और ये सरफेस 90 डिग्री, और ये जो एंगल बना इंसिडेंस वाला, उसको क्या नाम दे दिया गया? क्रिटिकल एंगल नाम दे दिया गया। अब अगर हम लोग फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, ये वाला एंगल अगर और फर्दर बढ़ाते हैं, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 0 था, यहाँ पर कम था, और बढ़ाया, अब और बढ़ाते हैं अगर अपन इसको, तो लाइट क्या करेगी? उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी, पूरी की पूरी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? बिना मिरर के रिफ्लेक्शन हो रहा है। जी हाँ, बिना मिरर के प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लाइट रिफ्लेक्ट हो गई ऐसी बाउंस होगी, नहीं, प्रॉपरली टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने पर लाइट के साथ क्या हो रहा था? अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही थी। जब अपन ने धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड क्रिटिकल सिचुएशन। और उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना उसको हमने नाम दिया क्रिटिकल एंगल। उसके बाद क्या हुआ? जब हमने फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो लाइट पूरी की पूरी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए हमने इसका नाम रखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ध्यान में रहे, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि जब इक्वल है क्रिटिकल एंगल से तब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तब तो वो सरफेस से जा रही है ना, तब वो कैसे जा रही है? सरफेस से जा रही है। जब ग्रेटर हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया हमने, ये देखो ये वाला एंगल, ये इस वाले से क्या है? ज़्यादा है, तब लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप बोलेंगे व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का मैंने सिंबल सी ले लिया, then light moving from denser to rarer medium get reflected to the same medium, and this phenomena is called total internal reflection of light. ओके बच्चों, अब आगे देखो बच्चों, जैसा कि मैंने बोला ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ध्यान सुनिएगा, डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम कुछ n है। क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, RND लिख दिया मैंने, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए, पता चला n का मतलब क्या। तो n जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। चलिए ये है नॉर्मल, मैं ले रहा हूँ सिचुएशन वो वाली जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल था, I इज इक्वल टू C वाली सिचुएशन। तो ये लाइट रे किधर से जाएगी? सरफेस से जाएगी, यही ना।
और ये एंगल कितना 90 डिग्री। तो अगर हम निकालना चाहें कि ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो लाइट किधर से किधर जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर लिखा जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। ठीक, अब उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर हो जाएगा साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई। ठीक है, अब आर एंड डी को मैंने नाम दिया है एन, सिंपली एन लिख देते हैं। आई का मतलब यहाँ पर आर का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है और आई का मतलब यहाँ पर साइन सी है, तो और साइन 90 का मतलब 1 होता है, तो उस हिसाब से हो गया एन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल, डेंसर मटीरियल विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग वन। जो भी सराउंडिंग में रहेगा, एयर रहेगी तो एयर, कोई और मीडियम रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो एन है वो रिलेट किया जाता है इस तरीके से 1 अपॉन साइन सी के साथ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फिनोमिनाज रिलेटेड टू TIR। तो सबसे पहले मैं जो फिनोमिना डिस्कस करने जा रहा हूँ, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, TIR शॉर्ट में लिख देते हैं। तो सबसे पहले फिनोमिना डिस्कस करते हैं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, सुनो बच्चों, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 होता है। दैट इज़ रियली वेरी वेरी हाई एक्चुअली। अब इस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होगा क्या, इस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो क्रिटिकल एंगल होगा वो बहुत कम होगा। देखिए क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, एन इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन सी। सो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2.42। तो अगर आप हायर नंबर से डिवाइड करेंगे देन दिस वैल्यू, द कंप्लीट वैल्यू विल बी वेरी लेस। तो उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल आएगा वो भी क्या आएगा, बहुत कम आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 24 डिग्री के आसपास आएगा। तो क्या है, क्रिटिकल एंगल जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। जब क्रिटिकल एंगल बहुत ज़्यादा कम है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब लाइट रे डेंसर यानी डायमंड से रेयरर यानी एयर में जाएगी तो जब जब लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 24 डिग्री यानी जो भी आया यहाँ पर 24 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, उससे ज़्यादा होगा तो बार बार लाइट क्या होगी, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। जब बाउंस बैक होगी बार बार तो उससे क्या होगा, अब आगे सुनो, अब मैं बताने वाला हूँ आपको स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। एक्चुअली ये तो मैंने समझा दिया कि कैसे TIR हो रहा है डायमंड में। एंगल क्या है, बहुत छोटा TIA जो अभी यहाँ पर है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। तो होता क्या डायमंड वाले केस में, जैसे मान लो ये डायमंड ले लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है, बस एक रफली ऐसे बना लिया आपको समझाने के लिए। लाइट ऐसी आई तो ये रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में गई, जो भी सराउंडिंग में लाइट है भाई, और कोई मान लो अंगूठी पहन के बैठा हुआ डायमंड की, बढ़िया बड़ी अंगूठी है, उसमें बड़ा सा डायमंड लगा हुआ है, तो ऐसा सराउंडिंग से लाइट गई, एंट्री मार गई। आप यहाँ पर बैठे देख रहे हैं, आपको डायमंड मस्त चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे हैं यार ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक, आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि डायमंड चमकता हुआ दिखाई दे रहा है इतना, और भी चीज़ें हैं रखी हुई, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। तो भाई साहब देखो, कोई भी चीज़ चमकती हुई दिखाई दे उसके लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ से कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों पर पहुंच रही है। हायर द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग टू योर आइज, द हायर द इंटेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना, उतना ज़्यादा इंटेंस दिखाई देगा, उतना ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा। अब देखो लाइट रे सराउंडिंग से गई, बहुत सारे हर चारों तरफ से गई, चारों तरफ से, तो सराउंडिंग से जाने में तो कोई दिक्कत नहीं लाइट रे को अंदर, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचेगी तो अब डेंसर से रेयरर मीडियम में उसको निकलना है। अब भाई रेयरर से डेंसर तो आ गई, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसमें कोई TIR नहीं है, लेकिन जब डेंसर से रेयरर में जाती है ना तो उस समय ये डिसाइड हो करना पड़ेगा हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे बार बार क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, और किसी भी सरफेस से बहुत इंटेंस अमाउंट में क्या होती है, बाहर निकलती है। तो जैसे आप इधर से देख रहे हैं तो आपको यहाँ से क्या निकलेगी, बहुत इंटेंस अमाउंट में लाइट आपकी आंखों की तरफ निकलेगी, ज़्यादा अमाउंट में। उसकी वजह से क्या हो गया, वो सरफेस आपको चमकदार दिखाई देगी, और जो ये लाइट निकल रही है ये वेरी भी करती रहेगी एंगल के साथ साथ अमाउंट इसका, तो आपको डायमंड स्पार्कलिंग करता हुआ दिखाई देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब हमने डायमंड को कैसे यूज कर पाए हम, यहाँ पर क्या मतलब रीज़न था, मेन रीज़न था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसकी कटिंग इसी हिसाब से की जाती है, कटिंग इसी हिसाब से की जाती है वो लाइट उसी में ट्रैप्ड हो जाए।
ताकि जब भी लाइट बार बार इंसिडेंट करे ना बाहर से, अंदर जाने के बाद आसानी से बाहर ना निकल पाए। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद जब बाहर निकलेगी तो काफ़ी हाई अमाउंट में निकलेगी, क्योंकि बार बार लाइट क्या हो रही है, बाहर से ट्रैप होती जा रही है और काफ़ी टाइम बाद निकलेगी। इट विल टेक टाइम, तो इंटेंस हो जाएगी थोड़ा सा वो, और इसकी चमक बढ़ जाएगी। तो ये होता है डायमंड का खेल पूरा, ठीक है ना। तो मतलब सब आंखों का धोखा है, कुछ है नहीं डायमंड, अलग सा कुछ नहीं इसके पास, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो बस चमक आ गई उसके अंदर, ठीक है ना। फिजिक्स ने दे दी चमक उसको, तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट फिनोमिना मिराज फॉर्मेशन। अब सुनो ये क्या चीज़ है। एक्चुअली जो डिज़र्ट एरियाज़ होते हैं, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है सरफेस के आसपास, मतलब काफ़ी हॉट इलाका जो होता है ना, वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई डिज़र्ट एरिया है, ठीक है, मतलब रेगिस्तान पूरा पूरा भरा हुआ, इधर मैंने एक लाइन खींच दी, वो सरफेस है पूरी, और ये कोई पेड़ है, ऐसा ऐसा मान लो, कोई सा बड़ी सा ट्री है, ठीक है। और अगर बात करें डेजर्ट एरियाज़ की, तो जो एयर सरफेस के क्लोज़र होती है, जो एयर सरफेस के क्लोज़र होती है वो ज़्यादा हॉट होती है। क्लोज़र एयर जो होती है ज़्यादा हॉट होती है एज़ कम्पेयर टू द जो एयर सरफेस से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। जो अपर लेयर है ना, अपर लेयर एयर की, अपर लेयर ऑफ एयर, वो लेस हॉट होती है, ठीक है ना, कम होती है, ठीक है ना। तो जब कम रहेगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना एयर का, यहाँ वाले एयर का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द लोअर वन। ये ज़्यादा डेंस होगी क्योंकि ये थोड़ा सा क्या कूल है, कह सकते हैं इसके कंपेरेटिवली। तो जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, ठीक। अब ये पेड़ को देखना चाह रहे हैं आप, इस पेड़ को देख रहे हैं, तो ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, मस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, सामने आपके पेड़ है, दिखाई देगा, कहीं दूर से आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ रेज, पेड़ से निकली हुई कुछ रेज क्या होंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके आपको भ्रमित करेंगी। कैसे करेंगी वो देखो। लाइट रे यहाँ जो निकलेगी, तो अपर वाली लेयर क्या है, मैंने बोला डेंसर का काम कर रही है क्योंकि कूल है, और नीचे वाली लेयर कैसा काम कर रही है, रेयर एंड मीडियम का काम कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं, सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन ऊपर वाली लेयर्स का क्या है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एज़ कम्पेयर टू द लोअर वन। तो लाइट किधर से किधर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, ऐसे ऐसे जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए मैंने जो इसको ऐसे कर्व बनाया है। कर्व का मतलब समझ लीजिए लाइट कर्व फॉर्म में चलती, नहीं, यहाँ पर भी लाइट बेंड हुई, यहाँ पर भी बेंड हुई, हर जगह बेंड हो रही लाइट, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर्व बना लिया, स्मूथ। तो आपकी आंखों पर जब आके पड़ी है, तो जब पीछे की तरफ मैं इस लाइट को बढ़ाऊंगा तो आपको क्या लगेगा, लाइट यहाँ कहीं से आ रही है ऐसी, और आपको एक ऐसा झिलमिलाता हुआ जो इसका इमेज दिखाई देगा नीचे की तरफ। इससे आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर जो है पानी है, और पानी में उस ट्री की जो है इमेज बन रही है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्या किया गया है, भ्रमित किया गया है। कौन से फिनोमिना से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना से। इसको डियर मिराज भी बोलते हैं, बिकॉज जो हिरन होते हैं वो इस फिनोमिना की वजह से बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पर गर्मी उर्मी पड़ती है, या फिर जो भी है पानी की तलाश में निकले रहते हैं, वो मिलता नहीं उनको पानी। उनको क्या लगता है, दूर से देखने पर पानी है आगे, लेकिन पानी होता नहीं है। ये फिनोमिना का थोड़ा सा पार्ट आपको देखने को मिल जाता है रोड वगैरह पर भी, जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं आप लोग, या फिर गाड़ी में बैठे रहते हैं, देखते होंगे काफ़ी गर्मी उर्मी के मौसम में रोड पे पानी जैसा दिखता है, बट एक्चुअल में वहाँ पर कोई पानी होता नहीं है। वहाँ पर भी यही होता है कि वहाँ से निकली हुई रेज टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, TIR हो जाता है उनका, तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ पानी है। और ये जो इमेज बनती है झिलमिलाती हुई रहती है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो एयर है वो मूविंग कंडीशन में होती है, तो जो रेज आती हैं ना हमारी आंखों पर, वो प्रॉपरली हमेशा नहीं आती हैं, तो ऐसा कांस्टेंट फिक्स नहीं आती, इसलिए वो जो इमेज रहती है थोड़ा सा झिलमिलाती हुई भी रहती है। हालांकि मायरेज फॉर्मेशन सिर्फ इतना सा पार्ट है कि इमेज बन जाती है, किसकी वजह से, TIR फिनोमिना की वजह से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट फिनोमिना लूमिंग। जैसे हॉट एरियाज़ में, हॉट प्लेसेस में क्या फॉर्म होता है, मिराज बोलते हैं, वैसे ही जो कोल्ड एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, वहाँ पर जो फिनोमिना होती है उसको बोलते हैं लूमिंग। उसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इमेज इसमें भी बनेगी, इसमें भी आपको ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, जैसे पिछले में ऑप्टिकल इल्यूजन हुआ था, वही चीज़ इसमें भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ठंडी जगहों पर है। कैसे होता है यहाँ पर सुनो, जैसे मान लो कोई नाव है, ठीक है ना, वो मस्त जो है चल रही है, नाव नहीं जहाज़ मान लो,
समुद्र में चल रही है बढ़िया, और बहुत ठंडा इलाका इधर पूरा चारों तरफ, और यहाँ पर आप जस्ट किनारे साइड पे खड़े हैं। ठीक, अब देखो होता क्या है, जो एयर सरफेस के क्लोज़र है वो ज़्यादा कोल्ड होगी, तो उसका जो मीडियम होगा एयर का वो कह सकते हैं हम डेंसर होगा एज़ कम्पेयर टू द अपर लेयर। तो अपर लेयर जो होगी एयर की वो कैसी होगी, रेयरर होगी। तो जितना क्लोजर वाली जो सरफेस से क्लोजर वो कैसी होगी, डेंसर होगी। मतलब नंबर ऑफ लेयर्स अगर आप ट्रीट करें ऐसा एयर की, भाई ऐसे ऐसे एयर की लेयर है पूरी, तो डेंसर से रेयरर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से निकली हुई लाइट रेज, जो ये बोट है ये, ठीक है ना, तो बोट से भाई लाइट रेज तो चारों तरफ निकलेंगी, इसकी एक ऑब्जेक्ट है, तो कुछ लाइट रेज जो निकली हैं वो जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है उसकी आंखों पर कुछ इस तरीके से पहुँचती हैं, बेंड हो जाती हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, देखिए गोइंग डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई, और यहाँ पर जाते जाते क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो लाइट क्या हुई, उसी मीडियम में वापस होगी और इस व्यक्ति की आंखों पर पहुँच गई। जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे हम तो क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक बोट दिखाई देगी उल्टी ऐसी। ये क्या है, इल्यूजन है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन, एंड दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज कॉल्ड लूमिंग। इसको क्या नाम दिया गया, लूमिंग नाम दिया गया। तो ऊपर एक इमेज बनती हुई दिखाई देगी, मतलब ऊपर भी इस व्यक्ति को क्या दिखेगा, एक जहाज दिखेगा, बिल्कुल भूतिया वाला जैसा माहौल हो जाएगा, हॉरर मूवी वाला। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ वही फिनोमिना है, TIR ही है, यूज है इसका, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो है ऑप्टिकल फाइबर। TIR फिनोमिना ही है, उसका क्या है, यूज़ है ऑप्टिकल फाइबर में। मैं कोई अलग सा इंसिडेंट नहीं बता रहा हूँ अभी, ऑप्टिकल फाइबर में क्या करने आ रहा हूँ मैं, यूज करने जा रहा हूँ। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या, समझो जरा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरा बेस्ड है TIR पर। इसमें क्या होता है, एक डेंसर मीडियम की कोर होती है, एक वायर होता है, कह सकते हैं डेंसर मीडियम एक वायर होता है, और उस वायर के ऊपर एक और लेयरिंग चढ़ा देते हैं अपन, एक लेयरिंग कर देते हैं बढ़िया सी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस निचले वाले वायर से, जो ये वाला वायर है, ये वाला जो वायर है, इससे कम होता है। इसको कोर बोलते हैं वैसे। इससे क्या होता है, कम होता है, मतलब ऊपर वाली जो लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जो नीचे वाली लेयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। कह सकते हैं ये डेंसर है और ऊपर वाला मीडियम कैसा है, रेयरर है। अब देखो बच्चों, अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो लाइट क्या हो जानी है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जानी है। अब ये कोर इतनी पतली होती है ना, इसमें लाइट जो भी जाती है वो ऐसे जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब एंगल पे जाएगी, बहुत हाई एंगल पे। जब बहुत हाई एंगल पे जाएगी तो होगा क्या, वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होगा। अब देखो मैं इस चीज़ को ज़रा जूम करके बना रहा हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, ऐसा देखो, जूम इन, सॉरी, ये कोर है, ठीक, और ये उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ी हुई है, ये है रेयरर और ये है हमारा डेंसर। और ये बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो लाइट रे को कैसे जाना पड़ता है, इस तरीके से जाना पड़ता है। उस समय देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बहुत ज़्यादा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होगा तो लाइट क्या होगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उस समय क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस जाएगी, क्योंकि लाइट जाना किधर चाहती थी, डेंसर से रेयरर जाना चाहती थी, तो लाइट क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी, और फिर यहाँ पर ऐसे बाउंस बैक बार बार होती रहेगी। तो हमने क्या किया, लाइट को उसी मीडियम में, उसी कोर में रिफ्लेक्ट करा लिया मल्टीपल टाइम्स, और आगे ऐसे अपन लाइट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं जिधर चाहें उधर। अब इसकी क्या होती है, बहुत लंबी लंबी जो है पाइपलाइंस बनती है, और उस पाइपलाइंस में क्या भेज जाते हैं, यही लाइट रेज सिग्नल्स भेज जाते हैं, और सिग्नल्स भेज के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट किया जाता है। मैं आपको बता दूं, इसका साइज होता है ना, ये कोर का, और ये जो ऊपर लेयर है जिसका नाम होता है प्रॉपर, इसका नाम होता है बच्चों क्लैडिंग। इसका नाम क्या होता है, क्लैडिंग होता है। नाम वगैरह आप नोट्स में एक बार पढ़ लीजिएगा आराम से। तो कोर जो होती है, इसका जो साइज होता है समवट 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ थिनर इज दिस, जस्ट लाइक योर हेयर। जो हेयर ना 10 माइक्रोमीटर, इसी साइज के आसपास होता है। तो हेयर के इतना पतला होता है ये कोर, और ये वायर से लंबी लंबी वायर रहती है, उसके ऊपर ये लगा देते हैं ताकि ये रेयरर और डेंसर मीडियम में कॉन्सेप्ट हो जाए। उसके ऊपर एक लेयर और चढ़ा देते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको जैकेट बोलते हैं, जैकेट या फिर बफर कह लीजिए, है ना, बफरिंग से बचाने के लिए उसको, ताकि वो टूटे फूटे ना जो कोर है अपनी। और ये
एक कह सकते हैं फाइबर है, काइंड ऑफ, है ना, ग्लास फाइबर है, और ये ऑप्टिकल पर्पस से यूज होता है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है ऑप्टिकल फाइबर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी इतने आसानी से ख़राब नहीं होता है। अब इसका काम क्या है, देखो अलग अलग फील्ड में इस चीज़ का अलग अलग काम है। डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं, घरों में भी यूज किया जाता है फॉर सजावटी के लिए, मतलब ठीक है ना, डेकोरेशन पर्पस के लिए। देखो आपने देखा होगा कोई ऐसा लाइट लगा हो और उसके ऊपर ऐसा ऐसा बहुत सारा निकला हो, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है ना, फाइबर रहता है, ऐसा ऐसा निकला रहता है। अब यहाँ पर इस वाले हिस्से पर आप जब देखते हैं तो चमकदार दिखाई देता है, इस वाले हिस्से जब देखते हैं आप चमकदार दिखाई देता है। यहाँ पर क्या लाइट लगी हुई अंदर में, लाइट जलती है लेकिन लाइट की रोशनी बाहर की तरफ नहीं है, उसके ऊपर क्या लगा दिया, फाइबर लगा दिया प्लास्टिक का। तो आप देखेंगे ना तो इसके इस वाले हिस्से से चमकदार रोशनी दिखाई देगी। आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल दी ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली, ठीक है। और क्या फिनोमिना अपन इसका क्या और क्या यूज करते हैं अपन, सुनो। डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर, इसको जो भी पेशेंट उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जहाँ का भी हिस्सा अपने को उनको ऑब्जर्व करना होता है, उनको जो हिस्सा ऑब्जर्व करना होता है उसके अंदर क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, और एक हिस्सा बाहर निकाल के कंप्यूटर पे सेट कर देते हैं। तो होता क्या है, कंप्यूटर के पास जो भी सिग्नल आएगा उस ऑर्गन का आके फीड होता रहेगा फटाफट, तो उसकी इमेज वगैरह वो लोग कैप्चर कर लेते हैं उस हिसाब से। इस हिसाब से डॉक्टर लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर अंदर की तरफ डाल के चीज़ें इंटरनल ऑर्गन को ऑब्जर्व करने के लिए। और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है कम्युनिकेशन में, यस, कम्युनिकेशन में। इंटरनेट, जो भी इंटरनेट हम चलाते हैं उसमें क्या होता है, डाटा हमारा ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो जो डाटा ट्रांसफ़र होता है हमारा, ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। लाइक इतने अपन कहते हैं ना, इतने Mbps स्पीड आ रही है, ये आ रही वो आ रही है, ये सब डाटा जो है ट्रांसफ़र कितने हिसाब से हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत पहले क्या होता था ना, डाटा हम लोग ट्रांसफ़र करते थे कंडक्शन के थ्रू, लाइक बाई कॉपर वायर। अभी भी बहुत जगह कॉपर वायर ही चल रहा है, वाईफाई वगैरह का लोकल ट्रांसमिशन में। लेकिन जो इंटरनेशनली ट्रांसमिट होता है ना, जो केबल्स बिछी हुई है ना चारों तरफ, वो बेसिकली कैसी हैं, ऑप्टिकल फाइबर है, वो कोई कॉपर वायर नहीं है। कॉपर वायर में क्या होता है, स्लो ट्रांसमिशन होता है। और वहीं बात करें इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, 3 × 10⁸ के क्लोजर रहेगी ना, बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो इस स्पीड से हमारा डाटा जो है ट्रांसमिट होता है, ठीक है बच्चों। और Mbps वगैरह डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उसके ऊपर, उस हिसाब से ट्रांसमिट होता है। तो ये रहता है कुछ ऑप्टिकल फाइबर का मामला और उसका यूज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। और ये कुछ बातें थी TIR से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों प्रिज्म के साथ।